हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज की अपनी इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे 12th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये छठा चैप्टर है जिसकी हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस देखेंगे और साथ ही साथ इसके जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश क्लास 12th पोइट्स एंड पैनकेक्स। अब देखिए बच्चों, जहाँ पोइट्स और पैनकेक्स, तो ये जो टाइटल है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पोइट्स का मतलब होता है कवि एंड पैनकेक्स का मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन, है ना। पोइट का मतलब होता है कवि। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर के लेखक हैं अशोक मित्रन, एक कवि की बात करेंगे जो एक बार यहाँ पे विजिट पे आए थे। और साथ ही साथ पैनकेक के क्या होता है कि एक जो मेकअप मटेरियल होता है, तो यहाँ पे उस मेकअप मटेरियल की बात जो है वो लेखक कर रहा है, ठीक है ना। मेकअप मटेरियल होता है पैनकेक्स, तो यहाँ पे इसकी बात भी जो है वो हुई है मटेरियल। तो ये चैप्टर का टाइटल है पोइट्स एंड पैनकेक्स। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो लेखक हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर इज अशोकमित्रन। तो अशोकमित्रन जो है वो इस चैप्टर के लेखक हैं। अ तमिल राइटर, ये कौन है? ही वॉज अ तमिल राइटर, एक तमिल भाषा के लेखक थे। रिकाउंट्स हीज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज। रिकाउंट्स का मतलब होता है बच्चों याद करना, पुरानी चीज़ों को याद करना। तो वो पुरानी अपनी उनकी जो उन्होंने जो समय बिताया था जेमिनी स्टूडियो में, जो समय बिताया था उन दिनों को याद करते हैं। इन हिज बुक, जो कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। उस किताब का नाम है माई ईयर्स विथ बॉस, बॉस के साथ मेरे वर्ष। तो जेमिनी स्टूडियो में इन्होंने जो अपना समय बिताया था उस पर एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है माई ईयर्स विथ बॉस। उस किताब में इन्होंने इसके बारे में बताया है। तो बच्चों यहाँ से ये है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस किताब का क्या नाम था। जो अशोक मित्रन है, अशोक मित्रन की उस किताब का क्या नाम था जिसके बारे में उन्होंने पोइट्स एंड पैनकेक्स जिसमें लिखा है। विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज। अब इस किताब में किस पर बात हुई है? इस किताब में और इस जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उस पर बात हुई है कि जो मूवीज थी, जो फिल्में हुआ करती थी, फिल्मों का जो प्रभाव था, इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज, तो फिल्मों का प्रभाव किस पर? ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। तो भारतीय जीवन, भारत में जीवन के प्रत्येक पहलू पर फिल्मों का जो प्रभाव था, उस फिल्मों के प्रभाव के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई। जो जेमिनी स्टूडियो है बच्चों, ये जिसे वर्तमान में हम चेन्नई कहते हैं, पहले इसका नाम था मद्रास, तो ये मद्रास में स्थित था। एंड वॉज सेट अप इन 1940। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में स्थापित हुआ था। तो छोटे छोटे प्रश्न बच्चों यहाँ से बन सकते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज कहाँ पे लोकेटेड था, कहाँ पे सिचुएटेड था। तो आपको लिखना है कि इट वॉज लोकेटेड इन चेन्नई। एंड व्हेन वाज इट एस्टेब्लिश्ड, तो आप लिखेंगे इन 1940। अगर पूछा जाए कि भाई ये कब स्थापित हुआ था, तो 1940 में स्थापित हुआ था। अब किताब का नाम याद रखिएगा, माई ईयर्स विथ बॉस। और ये जो राइटर हैं वो है अशोकमित्रन। ओके, सो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। यहाँ पर फिर हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट द राइटर, लेखक के बारे में, ऑथर के बारे में बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है कि इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। तो अगर इस स्टूडियो की बात करें, है ना, यहाँ पे स्टूडियो की बात हो रही है कि ये जो स्टूडियो है ये क्या था कि भारत में जो प्रारंभिक जो ऑर्गेनाइजेशंस थे फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, फिल्म उद्योग से संबंधित जो विभिन्न संगठन थे जो प्रारंभिक तौर पर, तो उनमें से एक था ये जो जेमिनी स्टूडियो जो था, है ना। यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो की बात हो रही है। तो जेमिनी स्टूडियो उन फिल्म संगठनों में से एक प्रभावशाली संगठन था। एंड इट्स फाउंडर वाज, इसके संस्थापक कौन थे? इस जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक थे एस वासन।
एस वासन वॉज द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। ओके, अब देखो प्रश्न यहां से ये भी बन सकता है कि जेमिनी स्टूडियो क्या था, तो इट वॉज अ फिल्म मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टेब्लिश्ड बाय एस वासन के द्वारा स्थापित। नेक्स्ट है द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रान इन जेमिनी स्टूडियोज वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। अब बात करते हैं जो अशोक मित्रन है, ऑथर जो है इस चैप्टर के, उनका काम क्या था। जेमिनी स्टूडियो में जो ये काम करते थे तो उस दौरान ये क्या करते थे कि जो न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ आया करती थी जेमिनी स्टूडियो के बारे में, उनके जो क्लिपिंग्स होती थी उन क्लिपिंग्स को काटना अलग अलग विषयों पर, है ना, वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, उन अलग अलग जो विषयों पर थी, ऑन वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, विभिन्न विषयों पर आई हुई उन जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स थी उनको काटना, एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और फिर वो उनको क्या करते थे, फाइल्स में स्टोर करते थे, फाइल में उन्हें संभाल करके रखते थे। ये एक छोटा सा काम था। तो बच्चों यहां से प्रश्न बन सकता है कि व्हाट वाज द वर्क ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में अशोक मित्रन का क्या काम था, तो उनका काम था टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और फिर वो उन फाइल्स में उन्हें स्टोर करते थे। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो लिखा है कि मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड्स। ये जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हुआ करती थी उसमें से ज़्यादातर हाथ से लिखी जाती थी, रिटन आउट बाय हैंड्स, एंड ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है एक छोटा सा कार्य, है ना, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, सिग्निफिकेंस काम नहीं था, तो कम महत्वपूर्ण अपन कह सकते हैं, कम महत्वपूर्ण काम करते थे, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था इनका। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली। तो ये काम तो छोटा सा करते थे, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास में जितने भी मेंबर्स होते थे इस जेमिनी स्टूडियो के, जेमिनी फैमिली के, उन समस्त सदस्यों के बारे में ये पूरी तरह से अच्छी जानकारी रखते थे। वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है पूरी तरह से जानकारी इनके पास होती थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट का मतलब होता है अंश। तो ये जो कहानी हम जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे जेमिनी स्टूडियोज के बारे में, पोइट्स एंड पैनकेक्स, ये एक अंश है, एक छोटा सा भाग है फ्रॉम हिज बुक माई इयर्स विद बॉस, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इनकी किताब थी, इस किताब में से लिया गया छोटा सा अंश है पोइट्स एंड पैनकेक्स, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अब यहां पे हम करेंगे शुरुआत। यहां पे देखो करते हैं शुरुआत, क्या लिखा है कि पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम। अब देखो पैनकेक क्या था, अगर प्रश्न आता है कि व्हाट वाज पैनकेक, तो पैनकेक एक नाम है, एक ब्रांड नेम है, किस बात का, द मेकअप मटेरियल। तो जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री होती थी, मेकअप का मतलब होता है सौंदर्य, है ना, सौंदर्य, तो सौंदर्य प्रसाधन जो होता था, मटेरियल का मतलब होता है सामान, मटेरियल का मतलब होता है प्रसाधन, सामान, तो जो सौंदर्य प्रसाधन होता था उसका नाम था, उसका ब्रांड नेम था पैनकेक, दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स, जिसको जेमिनी स्टूडियो क्या करता था, ट्रक भर भर कर मंगवाता था, क्योंकि इतना बड़ा स्टूडियो था, वाइड लेवल पर वहाँ पे फिल्म मेकिंग का काम होता था, कई सारे नायक हीरोइंस होते थे, और उन सबके लिए जो इतना मटेरियल जब चाहिए होता था तो ट्रक भर भर करके ये जो है वो ये मेकअप मटेरियल मंगवाया जाता था। इसको जो है वो नाम दिया था पैनकेक। नेक्स्ट लिखा है ग्रेटा गार्बो इज एन स्वीडिश एक्ट्रेस, एक स्वीडन की एक नायिका, मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो ने भी इस पैनकेक को यूज किया होगा। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट। वैजयंती माला एन इंडियन एक्ट्रेस, एक भारतीय अभिनेत्री, मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। तो उन सब ने भी, किसने, ग्रेटा गार्बो ने, साथ ही साथ मिस गौहर ने एंड वैजयंती माला, इन सब ने भी इस पैनकेक को यूज किया होगा, ऐसी संभावना बता रहा है अशोक मित्रन, राइटर ऑफ दिस चैप्टर।
but रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन अगर बात करें हम रति अग्निहोत्री के बारे में तो शायद इसने जो है वो इस पैनकेक के बारे में नहीं सुना भी होगा, मतलब उसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो अब बच्चों यहाँ से और प्रश्न बन सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑफ दिस चैप्टर किसने जो है सौंदर्य प्रसाधन यूज किया होगा। तो आप नाम लिखेंगे ग्रेटा गाबो, मिस गौहर एंड वैजयंती माला। और किसने नहीं किया होगा तो रति अग्निहोत्री ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा पैनकेक का। ओके, नेक्स्ट अगला जो पेज है बच्चों यहाँ पे देखो लिखा है कि द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था इस जेमिनी स्टूडियो का, जहाँ पर ये सारा काम किया जाता था मेकअप से रिलेटेड, तो ये जो काम होता था, इसका जो पूरा जो डिपार्टमेंट विभाग जहाँ पे स्थापित था, ये कहाँ पे स्थापित था, एक बिल्डिंग थी जिसका ऊपरी भाग जो था, ऊपरी अपस्टेयर्स, किसका ऊपरी अपस्टेयर्स, अपस्टेयर का मतलब होता है ऊपरी हिस्सा, है ना, ऊपरी हिस्सा। तो ऊपरी जो भाग था, ऊपरी भाग किसका, ऑफ अ बिल्डिंग, एक भवन जिसका ऊपरी भाग था, और ये जो भवन था वो क्या माना गया था, वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा आपने, भारत के जो है वो गवर्नर जनरल रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने प्लासी का युद्ध में नेतृत्व किया था। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन रॉबर्ट क्लाइव का एक स्टेबल था, अस्तबल था बच्चों, अस्तबल क्या होता है, जहां घोड़े रखे जाते हैं, घोड़ों का जो बाड़ा होता है वो अस्तबल कहलाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव का जो अस्तबल था वो शायद वो जो पूरा जो बिल्डिंग थी वो रॉबर्ट क्लाइव की अस्तबल थी, और उसका ऊपरी जो हिस्सा था वहां पे ये मेकअप डिपार्टमेंट काम करता था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, है ना, निवास स्थान। तो इसके अलावा ये जो बिल्डिंग थी ना, इस बिल्डिंग के अलावा भी वहां पर कम से कम एक दर्जन, अ डजन का मतलब होता है एक दर्जन, 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 की संख्या में, अ दर्जन अदर, कम से कम 12 की संख्या में और भी वहां पे बिल्डिंग्स थी मद्रास में, जो कि रॉबर्ट क्लाइव का निवास स्थान माना जाता था, कि इतनी बिल्डिंग्स में रॉबर्ट क्लाइव रहा होगा, तो ये भी रॉबर्ट क्लाइव के निवास स्थान वहां पे माने गए हैं। और एक ये भी था जहां पे इनका मेकअप डिपार्टमेंट लगता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफ स्टे इन मद्रास। अब रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो मद्रास में उनका छोटा सा जीवन, क्योंकि कम समय रहा था मद्रास में, तो मद्रास में उनका संक्षिप्त जीवन और उससे भी छोटा उनका ठहराव मद्रास में, क्योंकि जितना पूरे भारत में वो रहा उसमें से कम समय मद्रास में रहा था। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को ज़्यादातर घूमना पड़ा था, मद्रास में वो रुका कम था, भारत के विभिन्न हिस्सों में वो गया था। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा उसने भारत के विभिन्न दूर दूर के जो भाग थे, रिमोट कॉर्नर्स जो थे, दूर दराज के जो इलाके थे, वहां पे उसने कई असंभव युद्ध भी लड़े थे। तो वो युद्ध लड़ने के लिए भी मद्रास से बाहर रहता था। और इसके अलावा मैरिंग अ मैडन इन सेंट मैरीज चर्च, जो कि मद्रास में एक चर्च है, वहां पे उसने एक शादी भी करी थी इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। ये एक किला है सेंट जॉर्ज, अंग्रेजों का जो बस्ती होती थी तो उसे सेंट जॉर्ज नाम दिया था। मद्रास में जो किला था उसका नाम था सेंट जॉर्ज। तो इस सेंट जॉर्ज के अंदर ही एक सेंट मैरीज चर्च है, उस चर्च में उसने एक शादी करी थी। और इसके अलावा वो भारत के विभिन्न भागों में घूमता रहता था। तो बच्चों यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये था कि जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो बिल्डिंग किसकी मानी गई थी। तो संभावना ये है कि वो बिल्डिंग रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल था। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में अगर आता है तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव के वहां पे 12 तक के तकरीबन निवास स्थल और भी थे मद्रास में। और वहां पे उसने एक शादी करी थी। वो कहाँ करी थी? सेंट मैरीज चर्च इन सेंट जॉर्ज फोर्ट। जो ये किला था सेंट जॉर्ज, जो किला था मद्रास में, उसमें जो ये बिल्डिंग थी सेंट, एक चर्च था, उस चर्च में इसने एक शादी करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। ये जो मेकअप रूम जो था
इस जेमिनी स्टूडियो का, वो एक क्या लगता था, एक हेयर कटिंग सैलून लगता था, मतलब बाल काटने की एक दुकान जैसा लगता था। विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और वहाँ पे जितने भी एंगल्स थे, जहाँ जहाँ जो एंगल्स हुआ करते थे, कॉर्नर होते थे, वहाँ वहाँ लाइट लगाई गई थी चारों तरफ से, इधर से इधर से उधर से, क्योंकि इतनी रोशनी करनी पड़ती थी फिल्म मेकिंग के लिए, इतना प्रकाश करना पड़ता था। तो सब जगह यहाँ पर जो है वो क्या होता था, लाइट्स लगी हुई थी, और साथ ही साथ वहाँ पे तकरीबन हाफ डजन जो है वो मिरर्स भी लगे हुए थे, 6 के आसपास वहाँ पे दर्पण भी लगे हुए थे। देवर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, और ये सारी की सारी लाइटें कैसी थी, इनकैंडेसेंट, मतलब बहुत ही भयानक तेज रोशनी करने वाली, है ना, तेज रोशनी करने वाली जो है वो लाइटें हुआ करती थी, तेज रोशनी वाली लाइटें थी। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। अब आप समझ सकते हैं कि जिनका मेकअप किया जाना होता था, मतलब जो हीरोज होते थे, जो हीरोइंस होती थी, जिनका मेकअप किया जाना था, आप उनकी परिस्थितियों को समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी लाइट्स, और आजकल तो फिर भी एलईडी टाइप और इस प्रकार की लाइटें आती है जो गर्मी नहीं देती हैं। पहले जो लाइटें आती थी ना, भयंकर गर्मी पैदा करती थी, और अगर ग्रीष्म ऋतु हो तो उस गर्मी को आप जो है वो उसकी कल्पना कर सकते हैं, उस भयानक गर्मी की। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था इस जेमिनी स्टूडियो का, इसको पहले एक बंगाली व्यक्ति के द्वारा उस हेड किया जाता था, मतलब वो बंगाली व्यक्ति के नेतृत्व में काम करता था, लेकिन बाद में वो व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा बड़ा मानने लगा, वो व्यक्ति उस स्टूडियो से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, सम्मानित हो गया, और बाद में उस स्टूडियो को उसने छोड़ दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एंड आगे लिखा है कि ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। जब ये बंगाली व्यक्ति उसने जब उस जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट को जब छोड़ दिया, तो उसके बाद एक महाराष्ट्र के व्यक्ति ने उसका नेतृत्व किया, एंड हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कन्नडिगा, जो कि एक धारवाड़, अब उसके सहायता करने वाले कौन कौन थे, ये जो महाराष्ट्रियन जो व्यक्ति था जो कि मेकअप डिपार्टमेंट का हेड बना उस बंगाली के बाद में, तो उसके सहायक कौन कौन थे, एक तो धारवाड़ कन्नड़ का व्यक्ति था, एक आंध्र प्रदेश का व्यक्ति था, एक मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन व्यक्ति, ईसाई व्यक्ति था, एक एंग्लो बर्मीज व्यक्ति था, और साथ ही साथ कई सारे जो लोकल तमिल लोग हुआ करते थे वो भी उसकी सहायता करते थे। तो इतने सारे लोग इसकी सहायता करने वाले होते थे। बच्चों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाय हुम वाज हेडेड द मेकअप डिपार्टमेंट, कि मेकअप डिपार्टमेंट किसके द्वारा हेड किया जाता था, किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता था। तो पहला नेतृत्व तो था एक बंगाली व्यक्ति के द्वारा, उसके बाद जब उसने छोड़ दिया तो उसका दूसरा नेतृत्वकर्ता बना था एक महाराष्ट्र का एक व्यक्ति। All these shows that there was a great deal of national integration. नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है राष्ट्रीय एकता। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है कि भाई एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति के द्वारा उसका नेतृत्व किया जाता था, बाकी इतने सारे लोग कन्नड़, आंध्र प्रदेश, मद्रास के ईसाई, बर्मा, एंग्लो बर्मा, इतने सारे लोग जो वहाँ पे काम करते थे, तो एक राष्ट्रीय एकता को दर्शाते हैं। तो ये राष्ट्रीय एकता का एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण था। लॉन्ग बिफोर AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो। बच्चों याद रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो। तो जो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी, और साथ ही साथ जो दूरदर्शन, इन दोनों ने एक प्रोग्राम चलाया था, बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता पर इनके द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए गए थे, उस प्रोग्राम से भी कई समय पहले जो है यहाँ पर जो है वो जेमिनी स्टूडियो ने राष्ट्रीय एकता का ये उदाहरण पेश किया था। नेक्स्ट आगे लिखा है कि दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक loads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो गैंग थी ना, पूरी नेशनली इंटीग्रेटेड लोगों की जो गैंग थी, जो मेकअप डिपार्टमेंट में इतने सारे लोग जो अलग अलग भारत के विभिन्न भागों से आए हुए जो लोग काम करते थे, ये पूरी गैंग, इसे यहाँ पे लेखक ने गैंग कहा है। तो ये जो लोग थे, इन लोगों की जो पूरी टीम थी, ये टीम किसी भी अच्छा भला दिखने वाले, है ना, अच्छा
अच्छा भला दिखने वाले व्यक्ति को, है ना, एक डिसेंट लुकिंग, एक अच्छा दिखने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या करते थे, एक बहुत ही एक हीडियस मैंने एक भद्दा दिखने वाला, क्रिम्सन का मतलब होता है गहरा लाल, ह्यूड मैंने कलर, मॉन्स्टर मैंने दैत्य, एक विशाल आकार के एक भद्दा दिखने वाले दैत्य के रूप में परिवर्तित कर सकते थे। मतलब उस पर मेकअप डाला जाता था, इतनी प्रकार की चीजें लगाई जाती थी कि वो राक्षस के समान भी दिख जाता था। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स, तो ये ट्रकों में भर भर करके जो सौंदर्य प्रसाधन लाया जाता था, मेकअप मटेरियल जो लाया जाता था, इसके सहायता से, एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, और इसके अलावा एक तो जो पैनकेक्स जो ट्रकों में भर भर के लाया जाता था इससे, और साथ ही साथ जो लोकल स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो पोशंस बनाए जाते थे, पोशंस का मतलब होता है क्रीम, पोशंस का मतलब होता है क्रीम, एंड लोशंस का मतलब एक लिक्विड होता है ना, लिक्विड जो कि लिक्विड मतलब तरल पदार्थ होते हैं जो मेकअप के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये इनके द्वारा जो है वो ये सारा उसको परिवर्तित कर देते थे किसी व्यक्ति को। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, और उन दिनों जो शूटिंग हुआ करती थी, फिल्म मेकिंग का जो काम होता था, उसके रिकॉर्डिंग का जो काम होता था, ये जनरली इंडोर होता था, मतलब टोटली अंदर ही होता था, स्टूडियो के भीतर ही होता था सारा काम। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर्स, केवल 5% फिल्में जो है वो स्टूडियो के बाहर रिकॉर्ड की जाती थी, स्टूडियो के बाहर उनकी शूटिंग होती थी, बाकी ये जो शूटिंग है वो टोटली इंडोर हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर की इसी तरीके से कंप्लीट जो वीडियोस हैं हमारे सारे चैप्टर्स के, आपकी दोनों बुक्स जो हैं, दोनों बुक्स के प्रोज के, पोइट्री के, और इसके अलावा कंप्लीट ग्रामर इंग्लिश की, इन सब के पीडीएफ में नोट्स, और उसके अलावा नोट्स इन पीडीएफ, इसके अलावा हमारे सारे वीडियोस, इसके अलावा हमारे ऑनलाइन टेस्ट, और इसके अलावा एमसीक्यूज, और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। और हमारे ऐप का नाम है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस ऐप का। इस ऐप पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं हमारे, जैसे हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी का, हिंदी कंपलसरी का, हिंदी साहित्य का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। जो आपकी इच्छा हो उस कोर्स को आप वहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, जहाँ पर हम हमारी लाइव क्लासेस का जो नोटिफिकेशन होता है वो शेयर करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हम वहाँ पे शेयर करते हैं, और हमारे वीडियोस की जो पीडीएफ होती है वो भी हम, जो वीडियोस जारी होता है उसकी पीडीएफ भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं। तो उसके लिए आप हमारा एक नंबर नोट कर सकते हैं। उस नंबर पे जैसे ही आप हमें मैसेज भेजेंगे, आपको वहाँ पर हमारे विभिन्न जो लिंक्स हैं, सारी प्लेलिस्ट के लिंक, हमारे कोर्सेज के लिंक, ये सारी आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, और इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक भी मिलेगी। तो नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9079622989। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा। साथ ही साथ वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। बाय, थैंक यू, धन्यवाद।